मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। साहिब आप पहुंच जाएंगे वहां तक, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, बस थोड़ा सा आप पे ठंड का असर हुआ है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ी देर में आपके अंदर जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अच्छा, एक झटके में इस देश की 86% करेंसी के लिए साहब नमूदार होते हैं टीवी चैनल्स पर 8 बजे के आसपास और कहते हैं रद्दी का टुकड़ा है। लोग परेशान, दूसरे दिन से लोग लाइनों में, और साहब जापान जाकर के कहते हैं कि देश दुआएं दे रहा है, देश आशीर्वाद दे रहा है भाइयों बहनों, देश आशीर्वाद दे रहा है। हाँ साहब, देश आशीर्वाद तो दे रहा है। आशीर्वाद की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे टहल रही हैं, तैर रही हैं। हमारे भी कान में आशीर्वाद की वीडियोस आई हैं साहब, एक बार आप भी सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। देश वाकई दुआएं दे रहा है। नोटबंदी कर दी गई साहब। कतारों का आलम यह है अनवर भाई कि गांव में एक आदमी लाइन में खड़ा था, तो पड़ोस में गुजर रहे एक दोस्त ने उससे कहा कि क्यों भाई, बैंक तो शहर में है, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि बैंक शहर में ही है, लाइन शहर से गांव तक आ गई है, मैं उसी लाइन में खड़ा हुआ हूं। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चे ने झांक के कहा कि मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो माँ ने कहा कि गौर से देखो, तुम्हारे पिताजी होंगे 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, लाइन में लगे थे, आज लौट करके आए। ये आलम हो गया है। लेकिन साहब, अगर आपने अच्छा फैसला किया होता, आपकी मंशा अच्छी होती, तो हम आपके साथ खड़े होते। लेकिन आपकी मंशा कहीं से भी अच्छी नहीं है। पिछले जो कुछ दिन गुजरे हैं उसमें 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है देश का, और आप कह रहे हैं कि आप देश हित में सब कुछ कर रहे हैं। देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने ले रखा है। आप गोवा से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र तक के 3 भाषण में 3 घंटे में 3 कपड़ा बदलेंगे। पिछले 2.5 साल में 70 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनेंगे, और आप कहेंगे कि देश हित का ठेका अवाम ले? नहीं साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। अगला मिसरा सच्चा लगे तो तालियों में बदल देना, पहुंचा देना दिल्ली तक इन मिसरों को। मैं पढ़ता हूं साहब। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते, ज़कात जिंदाबाद, वाह 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 वाह। धन नहीं रखते, हम नहीं रखते।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। जो पीछे के लोग हैं जरा सा आप सबकी भी शिरकत हो साहब, इधर सीधे सीधे देखिए। अच्छा ये बिजनौर है रुचि वीरा जी, बड़े शरीफ लोग हैं, थोड़ा देर से बातों को समझ पाते हैं। वो बिजनौर के एक डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे अस्पताल खोल के, एक मरीज उनके पास पहुंचा अपने भाई को लेकर के, तो भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे भाई का पैर मुसलसल नीला पड़ता जा रहा है। अब बार बार मैं डॉक्टर साहब कहूं तो आप रहमान साहब की तरफ मत देखिएगा, इनका मसला नहीं है वो, मेरे भाई का पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा कि पूरे पैर में जहर फैल गया है, पैर काटना पड़ेगा। डर गया वो बेचारा, उसने कहा ठीक है साहब जहर फैल गया है तो बेहतर है आप काट दीजिए। डॉक्टर साहब ने ले जा करके पैर काट दिया। दूसरे दिन फिर मरीज अपने भाई के साथ, भाई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कैसे पैर काटा, जहर फिर फैल रहा है, पूरा पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से मुआयना देख के कहा ओहो गलती हो गई, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। तो ये बात है साहब, बिजनौर थोड़ी देर से चीजों को समझता है, लेकिन मोहब्बतों को समझने में जो भी आप वक्त लें, लेकिन समझ जाए तो फिर उसका सबूत दें आप। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज ही के दिन 2 मिनट रुक जाओ। 7 जवान, 2 अफसर और 5 जवान, 7 शहीदों को हमने खोया है कश्मीर में। 7 जवान आज के दिन, मैं उन जवानों की शहादत को सलाम करता हूं और इस देश की सत्ता से पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दिया था जिसमें आप बता रहे थे कि सब तबाह कर दिया है हमने, उसके बाद अब तक तकरीबन 36 से ज्यादा जवान मारे कैसे गए, इसका जवाब कौन देगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, एक शायर का गुस्सा बोल रहा है, अगर आपके भी दिल का गुस्सा यही हो तो इसे तालियों में बदल के पहुंचाइएगा दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, मैं हिम्मत करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे हिम्मत करता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, देना मेरा साथ, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान, बहुत शुक्रिया, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं साहब कि जितने जवान शहीद हुए हैं, उरी में 19 जवान हमारे मुल्क के शहीद हुए। मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को जिन्होंने अपनी लाशों पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा है। मैं सलाम करूंगा 29 जवान जो पिछले दिनों वायुसेना के विमान में गायब हैं, तकरीबन 2.5-3 महीने से। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने के लिए बड़े बड़े पोस्टर चिपकवाने वाला कोई भी शख्स निकल करके ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि वो 29 जवान पिछले 3 महीने से कहां हैं।
तसव्वुर करिए कि उनके घर वालों के हाल क्या होंगे। एक जवान जिंदा पकड़ा गया है, पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उस पर चुप हो जाते हैं। शर्म तो तब आती है कि जब जेल में एक कातिल मरता है तो उसकी लाश पर तिरंगा डलने के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जा करके उसे नमन करता है, लेकिन एक भी मिनिस्टर, पूरी बात होने दीजिए, एक भी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का, नॉट ए सिंगल कोई मिनिस्टर, आज तक जितने जवान इस बीच शहीद हुए हैं, एक भी जवान की शव यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं गया। क्या राष्ट्रवाद की बातें यही होती हैं? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, ऊपर से तिरंगे के अपमान वाली खबरों में भी देश के मंत्री शामिल हैं। नहीं साहब, हम नहीं कबूल कर सकते इस बात को। हमें तिरंगे की अजमत और उसकी खूबसूरती से प्यार है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। थोड़ा सा आइए जोश में, आप बीच के भी लोग, आप मेरा साथ दें। मैं पढ़ता हूं, एक जुमला उछलता है साहब, कुछ अजीब अजीब चेहरे वाले लोग कहते हैं कि लीजिए टिकट, पाकिस्तान चले जाइए। हम क्यों चले जाएं साहब, ये हमारे बाप दादा का मुल्क है, हम क्यों चले जाएं? हम नहीं जाएंगे। और जो ये बातें कहते हैं उन्हें बता दिया जाए कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है। इस मुल्क पर हमारा हक आपसे 1 गुना ज्यादा है, क्योंकि हम चाहते तो पड़ोस में जा सकते थे। उधर से जिन्ना साहब आवाज लगा रहे थे कि मुसलमानों चले आओ, लेकिन जब जामा मस्जिद की मिंबर से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नहीं ठहर जाओ, यही तुम्हारा मुल्क है, तो आज ये जो लोग सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं यही सच में हमारा मुल्क है। हमारी उस मोहब्बत की तो कद्र करिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, बात सच्ची हो तो साथ देना मेरा, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक नज्म आपको सुनाना है, बिल्कुल ताज़ा सी, बिल्कुल नई सी। वो सुनाने के लिए अब तक मैं सारी बदमाशियां कर रहा था, आपको मूड में लाने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ा सा आप और जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी दाद, आपकी मोहब्बतें हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जो कुछ मेरे आंखों के सामने बड़े बुजुर्ग इधर भी बैठे हैं, मैं उनकी भी खुसूसी दुआएं चाहूँगा। अच्छा, ये बिजनौर है साहब। जी, मैं पढ़ दूंगा। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी भी थोड़ी सी शिरकत चाहूँगा। हालांकि ये बिजनौर है, तभी रुखसार पड़ रही थी तो कई बुजुर्गों ने अपनी आंखों के चश्मे उतार के साफ किए थे। उससे समझ में आ गया था कि साहब ये बड़ा खतरनाक सा बिजनौर है। एक दिन रेलवे स्टेशन पे 3 बुजुर्ग खड़े थे, माशाअल्लाह। एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की सामने से गुजरी तो एक बुजुर्ग ने उसे देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे साहब ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। तीसरे चचा ने कुछ ज्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है साहब, मैं उसे सलाम करता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो जाए तो फिर एक नज्म सुनाऊं बिल्कुल नई सी साहब कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे,
कहाँ सब ले लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। कहाँ सब ले लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। बिजनौर वालों, कभी सोचा है आपने कि आप 500 के पुराने नोट से डीजल खरीद सकते हैं, पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन दूध नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, अनाज नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, दूध सब्जी और अनाज किसान का है। उनका सामान बिकेगा पुराने नोट से भी, लेकिन आपका सामान नहीं बिकेगा। कभी आपने सोचा है आपने कैसी हुकूमत अपनी आंखों के सामने रखी है? आपने कभी सोचा है कि इधर नोटबंदी से लोग कतारों में मर रहे हैं, उधर कब विजय माल्या समेत देश के कई बड़े उद्योगपतियों का कर्जा एसबीआई ने साइलेंट मोड में डाल दिया, यानी कि वसूल पाने की उम्मीद खत्म कर दी? कभी आपने सोचा है कि ये सरकार इस वक्त देश की बैंक जो है वो कर्जे में है, लेकिन अडानी को 72,000 करोड़ का कर्जा पिछले दिनों सैंक्शन हो गया? कभी आपने सोचा है साहब? नहीं सोचा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो मुहर लगा देना मेरी बात पे, बिल्कुल नई सी नज़्म सुना रहा हूं। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मित्रों, काला धन आएगा कि नहीं आएगा? 15 लाख खाते में आएगा कि नहीं आएगा? जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। देश कतार में खड़ा है रुचिवीर जी, और तर्क कैसे कैसे दे रहे हैं भक्तगण कि सरहद पर सेना का जवान कई कई दिन देश की हिफाजत में लाइन में सरहद पर खड़ा रह सकता है, तो आप बैंक की लाइन में क्यों नहीं लगे रह सकते? कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। एक बैंक में लाइन लगी थी, सब तपे हुए तो कोस रहे थे साहब को। एक भक्त पहुंचा, उसने कहा कि आप देश हित में लाइन में नहीं लगे रह सकते जब सेना का जवान लाइन में रहता है, -डिग्री टेम्परेचर में रहता है। एक पहलवान साहब सामने खड़े थे, बिजनौर के थे, गुस्सा आ गया, पलट के कूट दिया उन्होंने बल भर। तो उन्होंने कहा कि भैया, भक्त ने कहा मैं तो बस समझा रहा था, आप तो हिंसा पे उतारू हो गए। तो पहलवान साहब ने कहा कि जब देश हित में एक सेना का जवान अपने सीने पे गोली खा सकता है, तो तुम 10-20 लाख भी नहीं खा सकते देश हित में साहब। ये हालत हो गई है। कैसे कैसे तर्क गढ़े जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है,
और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। जिस दिन नोटबंदी लागू की गई उस दिन एक भक्त ने स्टेटस अपडेट किया था कि अगर आप सचमुच में मोदी विरोधी हैं तो अपनी 500 और 1000 की नोट नई से ना बदल के मोदी विरोधी होने का सच्चा सबूत दें। तो मैंने नीचे लिखा कि हम सबूत दें या ना दें, लेकिन आप मोदी भक्त हैं इसका सबूत इस तरह से दें कि आप भी अपनी बीबी को छोड़ के भाग जाएं, तब साबित होगा कि आप मोदी जी के सच्चे भक्त हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, तर्कों के साथ बात तो करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी साहब। आप काला धन लाने की बात करते हैं, इस आपकी व्यवस्था से सिर्फ 1% काला धन आ सकता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो 70-80 लोग कतारों में लगे हुए मर गए उनका जवाब कौन देगा? इस देश के 87 करोड़ लोगों पर 85,000 करोड़ रुपया कर्जा है, सिर्फ 87 लोगों पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिम्मत है तो उनसे वसूलिए, इन बेचार गरीबे लोगों से, ये जो जिनके पास 2-4 हजार रुपए रखे हैं उन्हें लाइन में लगवा के आप लग रहा है कि आप देश हित में, और आप जापान में जाके हंसते हैं, गोवा में आके रोते हैं, माँ को लाइन में लगा देते हैं 4,500 रुपए के लिए, और जिस दिन आपकी माँ 4,500 निकाल लेती है दूसरे दिन से 2,500 कर देते हैं। आपकी माँ निकाले तो 4,500, हमारी अम्मी निकाले तो 2,000। ये तो नाइंसाफी है साहब, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। और मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। और वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। के 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और साहिब को लगता है और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से, आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आखिर में एक नज्म सुनाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मेरे तमाम दोस्तों का हुक्म भी है और मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मैं उस नज्म को सुनाने के लिए ख़ास तौर से यहाँ पे आया भी। बिजनौर की दूरी बदायूं से शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, नज़दीक ही है। एक माँ लाइन में लगी साहब तो देश की तमाम बड़ी मीडिया, देश के तमाम बड़े चैनलों पर प्राइम टाइम की खबरें पूरे दिन तैरती रहीं कि माँ लाइन में लगी 4500 रुपया बदलने के लिए। लेकिन एक और माँ है साहब जो उसी दिल्ली में बैठी है, वो उस माँ से ज्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है, जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक घसीटी जा रही है। लेकिन वो माँ मुसलसल चिल्ला के कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो। पूरी रात आपने जिस भी तरह से इस मुशायरे को सुना है, आपको मुबारकबाद। रुचिवीरा जी को बहुत मुबारकबाद, डॉक्टर साहब रहमान साहब को बहुत मुबारकबाद। अब तक बिजनौर में हुए तमाम मुशायरों से ज़्यादा वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, अच्छा मुशायरा यकीनन इस मुशायरे को कहा जा सकता है। बहुत मुबारकबाद आपको। मैं 3-4 मुशायरों में शामिल रहा हूँ, तब जब फ़ाकिर साहब ने बुलाया था या फिर चेयरमैन साहब ने बुलाया था, लेकिन जितना वेल मैनर्ड प्रोग्राम ये हुआ है इससे पहले शायद नहीं हुआ है। तो यकीनन इस पूरी कमेटी को मुबारकबाद दी जानी चाहिए।